गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, कल जो है मैंने आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, वेरिएशन के बारे में डिस्कशन हुआ था और हमने मेंडल के बारे में डिस्कस किया था। ग्रेगर जोहान मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि मेंडल ने क्या और कैसे वर्क किया था, क्योंकि ये बहुत वाइटल है ये समझने के लिए कि उनको जो भी उन्होंने प्रिंसिपल सेट किए या जो भी उनको रिजल्ट्स मिले तो कैसे मिले, कैसे हुआ। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, उसमें बेसिकली मेंडल जो है उन्होंने बहुत सारे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से और बहुत मेटिक्यूलसली ध्यान रखा। ठीक है, उन्होंने कुछ स्टेप्स बना लिए कि भाई मेरे को इस स्टेप्स में ही इस तरीके से प्लान्ड मैनर में काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप उन्होंने कंप्लीट किया दैट वाज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स मतलब वो प्लांट्स की जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना था, ठीक है, उनको एज अ पेरेंट उन्होंने सेलेक्ट किया, कंसिडर किया। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे तो बहुत वैरायटीज़ थी मटर के पौधे की, लेकिन पहले उन्होंने 34 वैरायटीज़ को सेलेक्ट किया, उनको सेल्फ पॉलिनेट करने दिया ताकि प्योर लाइन्स या प्योर वैरायटीज़ जो है वो अवेलेबल हो सके। ठीक है, उस 34 में से फिर उन्होंने 22 प्लांट्स को सेलेक्ट किया और फाइनली उन 22 में से भी उन्होंने सिर्फ 7 प्लांट्स को सेलेक्ट किया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। ये जो 7 प्लांट्स कहने का मतलब क्या है, 7 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स। ठीक है, अब ये जो 7 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स थे ये प्योर लाइन्स थे, यानी कि इनमें किसी भी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पहले कभी नहीं हुआ था। प्योर लाइन्स थे मतलब इनके जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, या इनके जो कैरेक्टर्स थे वो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग जो है सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से प्योर कंडीशन में मेंटेन हुए हैं और उनके अंदर दूसरे कैरेक्टर्स की कोई मिक्सिंग नहीं है। ये जो है मेंडल ने सबसे पहले इंश्योर किया। अब ये जो 7 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है, इसमें जो प्लांट्स थे वो ऐसे थे कि प्लांट्स के अंदर जो है एक कैरेक्टर के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो हैं वो अवेलेबल था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी एक कैरेक्टर अगर हम लोग पकड़ लें, हाइट का कैरेक्टर पकड़ लें, ठीक है, तो उस वैरायटी के पौधे में, ठीक है, ऐसे भी पौधे थे कि जो लंबे थे जिनके अंदर टॉलनेस का कैरेक्टर था और ऐसे भी पौधे थे कि जो छोटे थे यानी कि जो ड्वार्फ थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वैरायटी सेम है लेकिन उनमें एक ही कैरेक्टर यानी कि हाइट का जो कैरेक्टर था, ठीक है, उसके लिए 2 तरीके के वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे थे, यानी कि टॉलनेस भी देखने के लिए मिल रहा था उसी वैरायटी में और शॉर्ट हाइट जो है प्लांट की वो भी देखने के लिए मिल रही थी। या और एग्जांपल से समझाऊं तो सेम वैरायटी ऑफ प्लांट के अंदर उनको पर्पल फ्लावर वाले प्लांट्स भी मिल रहे थे और उनको वाइट फ्लावर वाले प्लांट्स भी मिल रहे थे। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स जो हैं या 2 कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स हम लोग उनको बोल सकते हैं, वो उनको एक ही वैरायटी के अंदर देखने के लिए मिल रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले 7 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को सेलेक्ट किया जिनके अंदर एक ही कैरेक्टर के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स या 2 कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट्स जो हैं वो विजिबल थे। ठीक है, ये तो पहला स्टेप था जिसमें कि उन्होंने सिलेक्शन किया। और एक चीज़ ये है कि उन्होंने प्योर लाइंस को मेंटेन करने की कोशिश की थी सेल्फ पॉलिनेशन के हेल्प से। तो उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद भी अगर स्टैंडर्ड से थोड़ा बहुत भी डिविएशन उनको देखने के लिए मिल रहा था मटर के पौधे में, तो वो जो वैसा पौधा है वो उन्होंने कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया, उसको यूज़ ही नहीं किया। तो स्टैंडर्ड से अगर थोड़ा सा भी डिविएशन हो रहा था तो उसको, ऐसे पौधे को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया और जो सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड और प्योर लाइंस वाले पौधे थे, ऐसे 7 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स को उन्होंने सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब फिर हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप पे जो कि है हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस था इसमें बेसिकली वो क्या कर रहे थे कि मटर के जो पौधे होते हैं वो जनरली सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि मटर के जो पौधे होते हैं उनके फूल
खिलने के पहले ही जो है उनके अंदर पॉलिनेशन हो चुका होता है, ठीक है। तो फूल खिलने के पहले ही क्योंकि पॉलिनेशन हो चुका होता है तो जनरली सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है, ठीक है। तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने ये इंश्योर किया कि मटर के फूलों के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्योंकि उनको क्या करना था, उनको क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था, ठीक है। किसके किसके बीच में उनको करवाना था, एक ही वैरायटी के दो प्लांट्स के बीच में। जैसे मैंने बोला कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले जो प्लांट्स हैं, जो वैरायटीज़ हैं, उन्होंने लिया तो उनको कैसे क्रॉस कराना था। एक जो प्लांट था सेम वैरायटी रहेगी, ठीक है, लेकिन एक प्लांट जो है उसकी हाइट लंबी होगी और दूसरा प्लांट जो है उसकी हाइट छोटी होगी, ठीक है। या फिर एक प्लांट जो है उसके अंदर पर्पल फ्लावर आ रहे हैं, दूसरे में वाइट आ रहे हैं, ठीक है। एक प्लांट जो है उसमें जो फ्रूट्स लग रहे हैं, है ना, जो मटर के वो लग रहे हैं, पॉड्स लग रहे हैं, फ्रूट्स लग रहे हैं। तो फ्रूट्स जो है कई प्लांट्स में टर्मिनली लग रहे थे, मतलब कि ब्रांच के एंड पे, ठीक है। और कई प्लांट्स ऐसे थे कि जिनके अंदर फ्रूट्स जो है वो एक्सिलरी पोजीशन पे लग रहे थे, मतलब प्लांट के स्टेम के बीच की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने सेट ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो उन्होंने डिसाइड कर लिए कि भाई मुझे ये कैरेक्टर्स जो हैं इन पे ध्यान देना है। तो इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स जो हैं उन्होंने डिसाइड किए। क्या क्या थे 7 कैरेक्टर्स? स्टेम की हाइट थी, यानी कि या तो स्टेम टॉल होगा या तो शॉर्ट होगा। दूसरा था फ्लावर का कलर, फ्लावर या तो पर्पल होगा या तो वाइट होगा। फिर था पॉड का पोजीशन, ठीक है। पॉड का पोजीशन मतलब फल कहाँ पर लगते हैं उसका पोजीशन, तो या तो एक्सिलरी था यानी कि बीच में, या फिर टर्मिनल था यानी कि एकदम एंड पे, स्टेम की एंड पे, ठीक है। दूसरा था पॉड का शेप, ठीक है। पॉड यानी कि मटर के छिलके का जो शेप है वो, ठीक है। तो या तो इन्फ्लेटेड यानी कि बिल्कुल फूला हुआ शेप होता, ठीक है, या फिर जो है कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मटर का जो छिलका होता है कई बार दाने से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, तो उसको हम लोग कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप बोलते हैं। तो वो कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप के लिए उन्होंने डिटरमाइन किया। उसके बाद पॉड का कलर, छिलके का कलर, कई छिलके जो होते हैं मटर के वो ग्रीन कलर के होते हैं, कोई येलो होता है, ठीक है, तो वो एक कैरेक्टर लिया। सीड का शेप, या तो सीड का शेप कम्प्लीटली राउंड रहेगा या फिर थोड़ा सा रिंकल्ड रहेगा, यानी कि सूखा सिकुड़ा हुआ सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद सीड के अंदर जो कॉटिलेडन है, कॉटिलेडन का कलर कैसा रहेगा, ठीक है, उस बेसिस पे भी उन्होंने जो है डिटर्मिनेशन किया। तो या तो कॉटिलेडन का कलर येलो रहेगा या फिर कॉटिलेडन का कलर ग्रीन रहेगा। इस तरीके से इन्होंने 7 कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स जो है इन्होंने डिटरमाइन कर लिए कि भाई मेरे को इन्हीं के बेसिस पे जो है अपने पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में आते हैं हम लोग। तो हाइब्रिडाइजेशन उन्होंने किया कैसे, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान के चलते हैं एक वैरायटी ऑफ प्लांट उन्होंने लिया और एक वैरायटी ऑफ प्लांट के ऐसे उन्होंने 10 प्लांट्स लिए, ठीक है। एक ही वैरायटी के उन्होंने क्या ले लिए, 10 प्लांट्स लिए। अब इसमें से 5 प्लांट्स जो हैं ये इन्होंने एज अ मेल पेरेंट लिए, 5 प्लांट्स जो हैं एज अ मेल पेरेंट लिए और 5 प्लांट्स जो हैं उन्होंने एज अ फीमेल पेरेंट लिए, ठीक है। तो 5 प्लांट्स दे वर सपोज्ड टू एक्ट एज द मेल पेरेंट एंड 5 प्लांट्स दे वर सपोज्ड टू एक्ट एज द फीमेल पेरेंट, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि मटर के पौधे जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि फूल के अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स जो हैं वो पहले से प्रेजेंट रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई 5 प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ मेल पेरेंट के जैसे एक्ट करे या कोई 5 प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ फीमेल पेरेंट के जैसे एक्ट करे, ऐसा कैसे पॉसिबल था? ऐसा पॉसिबल था इमैस्कुलेशन के प्रोसेस के हेल्प से, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इमैस्कुलेशन है क्या, ठीक है। इमैस्कुलेशन ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर कोई 5 प्लांट्स जो कि फीमेल पेरेंट के जैसे एक्ट करने वाले थे, इन 5 प्लांट्स में से क्या किया गया कि जो एंथर वाला पार्ट है,
ठीक है, जो स्टेमन्स और एंथर वाला पार्ट है, तो जो पूरे के पूरे स्टेमन्स हैं उनको उस फ्लावर में से रिमूव कर दिया गया। ठीक है, स्टेमन्स को फ्लावर में से रिमूव कर दिया गया। तो जब फ्लावर ओपन नहीं हुआ था, बड कंडीशन में ही था, ऐसे कंडीशन में क्या किया गया, फ्लावर को केयरफुली ओपन किया गया। फ्लावर को ओपन करने के बाद में जो स्टेमन वाला पार्ट था, ठीक है, स्टेमन वाले पार्ट को केयरफुली वहाँ से काट करके हटा दिया गया। तो इस तरीके से ये जो 5 प्लांट्स थे, इनके फ्लावर्स क्या बन गए, कम्प्लीटली फीमेल बन गए। ठीक है, और बाकी ये जो 5 प्लांट्स हैं इसमें कैसे किया गया, इसमें हम लोगों ने, मैंने अभी बताया कि इसके जो फ्लावर्स थे ये कैसे एक्ट करने वाले थे, ये मेल पेरेंट के जैसे एक्ट करने वाले थे। तो जैसे हम लोगों ने इसमें से स्टेमन को रिमूव किया, वैसे ये जो 5 मेल प्लांट्स होने वाले थे, इसमें से जो पिस्टिल है, पिस्टिल को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, ये जो 5 प्लांट्स मेल पेरेंट के जैसे एक्ट करने वाले थे, इसमें से पिस्टिल को रिमूव कर दिया, और ये जो 5 प्लांट्स जो फीमेल पेरेंट के जैसे एक्ट करने वाले थे, उसमें से स्टेमन्स को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन कौन सा प्रोसेस है, इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्टेमन्स। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन के हेल्प से क्या किया गया, मेल और फीमेल फ्लावर जो है उसको अलग अलग 5-5 प्लांट्स में प्रिपेयर कर लिया गया। अब ये जो 5-5 प्लांट्स हैं, मैं एग्जांपल वाइज बोल रही हूँ, आप लोगों को इजीली समझ में आए। हो सकता है मेंडल ने इससे ज़्यादा प्लांट्स लिए होंगे, ऑब्वियसली उन्होंने ज़्यादा प्लांट्स लिए होंगे, तो मैं सिर्फ आपको समझाने के तरीके से बोल रही हूँ। ठीक है, अब इमैस्कुलेशन हुआ, इमैस्कुलेशन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आया, बैगिंग। ठीक है, बैगिंग में कौन सा प्रोसेस है, बैगिंग में बेसिकली क्या किया कि जो मटर के पौधे पे जब फूल आए, फूल आने के बाद उसमें इमैस्कुलेशन कर दिया। तो इमैस्कुलेशन के बाद में क्रॉस पॉलिनेशन के चांस को अवॉइड करने के लिए, मतलब ये भी हो सकता है कि भाई कहीं से मधुमक्खी या कोई दूसरे कीड़े मकोड़े मटर के किसी दूसरे पौधे पर बैठ कर के आ रहे हैं, उसके बाद फिर जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट्स हैं उनके ऊपर आके बैठ सकते हैं, है ना, ये तो पॉसिबिलिटी थी। तो इस चीज़ को, क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, इमैस्कुलेशन के बाद में जितने भी फूल थे उनको पेपर बैग से कवर कर दिया गया। ठीक है, किससे कवर कर दिया गया, भाई उस समय तो प्लास्टिक वगैरह अवेलेबल था नहीं, तो बैगिंग के प्रोसेस में जितने भी इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स थे उनको पेपर के बैग से कवर करके रख दिया गया, सो दैट क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांस ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था डस्टिंग। ठीक है, तो डस्टिंग में क्या किया गया कि ये जो मेल पेरेंट है, ठीक है, एक छोटा सा पेंट का ब्रश लिया गया, बिल्कुल बारीक सा, उस पेंट के ब्रश से क्या किया कि जो मेल पेरेंट है उसके फ्लावर में से क्या किया, स्टेमन में से, एंथर में से पोलन ग्रेन को छोटे से पेंट ब्रश के हेल्प से निकाला। ठीक है, तो पेंट ब्रश के ऊपर पोलन ग्रेन लग गया होगा, है ना। अगर ये एंथर है और ये पेंट ब्रश है, तो मैं पेंट ब्रश को थोड़ा सा ऐसे जेंटली इसके ऊपर रब करूँगी तो पेंट ब्रश पे पोलन ग्रेन आ सकते हैं, है ना। तो डस्टिंग में क्या किया कि एंथर के ऊपर से ब्रश के हेल्प से थोड़े से पोलन ग्रेन्स जो हैं एंथर से निकाले गए। अब ये एंथर जो है इसको कहाँ लेके गए, फीमेल पेरेंट के पास लेके गए, फीमेल फ्लावर के पास लेके गए, और फिर क्या किया गया, उस ब्रश को हल्का सा ऐसे झटका दिया गया। ठीक है, झटका देने से जो ब्रश में पोलन ग्रेन लगे थे वो झड़ करके कहाँ पे गिरे होंगे, फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरे होंगे। ठीक है, फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरने के बाद में फिर ये जो पोलन ग्रेन था इसने पॉलिनेशन, अब तो पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो पोलन ग्रेन है इसने क्या किया होगा, इसने फर्टिलाइज किया होगा फ्लावर को। ठीक है, तो डस्टिंग के प्रोसेस में पोलन ग्रेन को मेल पेरेंट से लेकर के फीमेल पेरेंट के ऊपर ले जा करके झड़ाया होगा, डस्ट किया होगा। फिर ये जो पोलन ग्रेन था इसने फीमेल पेरेंट को क्या किया होगा, फर्टिलाइज किया होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया।
फर्टिलाइजेशन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, टैगिंग। ठीक है, टैगिंग करना यानी कि छोटे छोटे जो पेपर के शीट्स थे, ठीक है, पेपर के छोटे छोटे टैग्स बनाए थे, उसमें लिखा हुआ था कि मेल पेरेंट कौन सा है और फीमेल पेरेंट कौन सा है, प्लस मेल और फीमेल पेरेंट के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है उसके ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है, टैगिंग करने से मेंडल को आसानी हो गई कि मैंने क्या काम किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, तो इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है खुद में याद रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए उन्होंने अपने आसानी के लिए क्या किया कि टैग्स प्रिपेयर किए, और टैग्स जो हैं वो रिस्पेक्टिव प्लांट्स के ऊपर लगा दिए कि भाई मैंने ऐसे ऐसे दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस बनाया है, इस प्लांट का ये कैरेक्टरिस्टिक, इस प्लांट का ये कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा जो है उन्होंने पेपर के टैग के ऊपर लिखा और उसको प्लांट के साथ बांध दिया, उसके ऊपर लगा दिया। ठीक है, सो दैट प्लांट्स को ईजिली आइडेंटिफाई किया जा सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप था वो था क्रॉसेस का। ठीक है, क्रॉसेस का जो स्टेप है, इसमें बेसिकली अब मेंडल ने क्या किया कि ये सारे प्रोसेस तो उन्होंने किए ही किए। ठीक है, तो क्रॉसेस के स्टेप में बेसिकली उन्होंने ये डिटरमाइन किया कि अलग अलग ट्रेड्स जो हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रेड्स जो हैं, अगर उनके बीच में मैं क्रॉसिंग करूं तो कैसा होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं, ठीक है, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट हैं और दोनों के अंदर कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, तो अगर दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के बीच में मैं क्रॉसिंग करवाऊँ तो कैसा रहेगा। ठीक है, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, उनके बीच में अगर मैं क्रॉसिंग कराऊं, क्रॉस पॉलिनेशन कराऊं, तो उनका रिजल्ट्स कैसे निकलेगा। ठीक है, वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स के बीच में भी क्रॉसेस करवाए। ठीक है, तो इस तरीके से जब उन्होंने क्रॉसेस किए दो अलग अलग वैरायटी पे, ये तो एक सिंगल वैरायटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो जब उन्होंने दो वैरायटी ऑफ प्लांट्स, दो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया, तो उन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉसिंग करवाया। ठीक है, तो जब एक ही सिंगल कैरेक्टर को ध्यान में रख के उन्होंने क्रॉसिंग करवाया, जैसे कि टॉलनेस का कैरेक्टर है, तो अगर सिर्फ टॉलनेस के कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए उन्होंने दो वैरायटी ऑफ प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया होगा, तो उस क्रॉस को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है, इसमें कोई भी दो कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं, डाईहाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं, और उसी तरीके से ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में तीन कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराते हैं। ठीक है, तो तीनों के एग्जाम्पल्स अगर मैं दूं, तो सिर्फ टॉलनेस का जो कैरेक्टर है उसको डिटरमाइन करके अगर हम लोग चलें तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, फिर अगर हम लोग टॉलनेस और फ्लावर के कलर, ये दो कैरेक्टर्स को अगर हम लोग डिटरमाइन करने के लिए क्रॉस करवाएंगे तब होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और तीसरा, ठीक है, अगर हम लोग टॉलनेस, फ्लावर का कलर और मान लेते हैं कॉटिलेडन का कलर, ये तीन कैरेक्टर्स को एक साथ डिटरमाइन करने के लिए क्रॉस करेंगे, तब क्या हो जाएगा, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेंडल ने तीन नए क्रॉसेस जो हैं डिटरमाइन किए, या नए तीन क्रॉसेस जो हैं वो डिवाइस किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, एंड फाइनली उन्होंने क्या किया, कलेक्शन ऑफ सीड किया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सीड कैसे किया कि अब जो है डस्टिंग वाले स्टेज में फर्टिलाइजेशन हो गया होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फ्लावर जो है फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद फ्लावर से फ्रूट बना होगा। ठीक है, तो फ्लावर से जब फ्रूट बना तो उन सारे फ्रूट्स में से जो मटर के सीड्स थे, जो दाने थे, उनको उन्होंने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया, और
फिर क्या हुआ कि ये जो मटर के दाने उन्होंने कलेक्ट किए, ठीक है, ये जो मटर के दाने थे इसको अगले सीज़न में दोबारा उन्होंने सो कर दिया, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में फल लगे होंगे, फलों में मटर के सीड्स बने होंगे, तो वो जो सीड्स हैं उनको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके अगले सीज़न में उन्हीं सीड्स को उन्होंने फिर से सो कर दिया। तो अब ये जो सीड्स थे इनको सो करने पे जो नए प्लांट्स ग्रो हुए होंगे, ठीक है, ये जो नए प्लांट्स ग्रो हुए इनको उन्होंने कहा F1 जेनरेशन, ठीक है, इनको उन्होंने क्या कहा, F1 जेनरेशन कहा, ठीक है। तो जैसे कि अगर ह्यूमंस में अगर हम लोग F1 जनरेशन डिटरमाइन करने के लिए जाएं तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो दोनों मेल और फीमेल पेरेंट हो गए, ठीक है, तो उनकी बेटी मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, तो मैं और मेरी सिस्टर हम लोग दोनों क्या हो गए, उनके F1 जनरेशन हो गए, ठीक है। सिमिलरली अब मेरी बेटी जो है वो मेरे पेरेंट्स की F2 जनरेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, मेरे पेरेंट्स की F2 जनरेशन होगी। मतलब कि F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं जब उनमें रिप्रोडक्शन होगा, उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, और F1 जनरेशन के प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो नए सीड्स बनेंगे, अगर उस सीड को हम लोग दोबारा से सो करते हैं, उसमें से जो प्लांट्स निकलेंगे वो F2 जनरेशन हो जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स के बीच में रिप्रोडक्शन हुआ, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स बने वो ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, F1 जनरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल पेरेंट, इनके बीच में रिप्रोडक्शन होने से जो सीड्स बने, सीड्स में से जो प्लांट ग्रो हुए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट जो है उसको कंप्लीट किया, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने क्या किया, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद उनको क्या मिला, F1 जनरेशन के प्लांट्स मिल गए, ठीक है। अब F1 जनरेशन के प्लांट्स उनको मिल गए तो नेक्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, सेल्फ पॉलिनेशन का, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में उन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए अलाउ किया, ठीक है। तो F1 जनरेशन के प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन और रिप्रोडक्शन होने के बाद में फिर उनमें फ्रूट्स लगे होंगे, ठीक है, फ्रूट्स में से सीड्स निकले होंगे, ठीक है। तो F1 जनरेशन में रिप्रोडक्शन के बाद जो सीड्स निकले, ठीक है, उन सीड्स को अगले सीजन में मेंडल ने दोबारा से सो कर दिया, ठीक है। तो F1 जनरेशन से मिलने वाले जो सीड्स थे उसमें से जो प्लांट्स ग्रो हुए, ठीक है, वो क्या बन गए, F2 जनरेशन बन गए। F1 जनरेशन के प्लांट्स से जो सीड्स मिले वो सीड्स जब सो किए गए तो जो प्लांट्स मिले हमको वो क्या हो गए, F2 जनरेशन के प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो इससे सेल्फ पॉलिनेशन से मेंडल ने क्या इंश्योर किया कि जो भी उनको रिजल्ट मिला है वो भी प्योर लाइन में चलना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को इंश्योर किया सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस से उन्होंने, ठीक है। अब F2 जनरेशन के जो प्लांट्स मिले, ठीक है, F2 जनरेशन के प्लांट्स को फिर से मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए अलाउ किया। F2 के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, फ्रूट्स बने, फ्रूट्स में से सीड्स निकले। तो F2 जनरेशन से जो सीड्स निकले उन सीड्स को नेक्स्ट सीजन में मेंडल ने दोबारा सो कर दिया, ठीक है। और F2 जनरेशन के जो सीड्स थे उसमें से जो नए प्लांट्स निकले, ठीक है, अब वो क्या बन गए, वो बन गए F3 जनरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने F1, F2 और F3 जनरेशन तक जो है प्लांट्स को स्टडी किया, ठीक है। उनको क्या और कैसे रिजल्ट्स मिल रहे थे, ये सारे रिजल्ट्स जो उन्होंने क्या किए, कंपाइल किए, ठीक है। तो लास्ट जो स्टेप है मेंडल के एक्सपेरिमेंट का वो था कैलकुलेशंस, ठीक है। तो कैलकुलेशन का जो एक्सपेरिमेंट था इसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया कि सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स से लेकर के सेल्फ पॉलिनेशन तक जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको जो भी रिजल्ट्स मिले, ये सारे रिजल्ट्स जो है उन्होंने नंबर्स के फॉर्म में जो है
स्टोर करके सेव करके रखे थे। एज इन F1 जनरेशन में कितने सीड्स बने, कितने सीड्स में से कितने प्लांट्स निकले, ठीक है, हर प्लांट का क्या कैरेक्टर निकल के आया, ठीक है। सिमिलरली F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन में कैसे कैसे हमको कितने सीड्स मिले, उसमें से कितने प्लांट्स निकले, हर प्लांट का क्या कैरेक्टर है। सिमिलरली सेम F3 जनरेशन में भी किया कि कितने सीड्स मिले, कितने प्लांट्स ग्रो हुए और हर प्लांट का क्या कैरेक्टर था, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है उन्होंने नंबर्स के फॉर्म में सेव करके एक जगह पे स्टोर करके रखी। फिर ये जो नंबर्स हैं इनको उन्होंने रेशियोज़ के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। रेशियोज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में उन्होंने जो है लास्टली और फाइनली जो है उन्होंने रेशियो प्रिडिक्ट किया कि भाई इस तरीके से क्रॉस करने से इस रेशियो में हमको जो है प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं उनके अंदर कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हमको दिखेगा, ठीक है। तो मेरे पास एक टेबल है, टेबल में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उसमें मेंडल का जो वर्क है उसमें रेशियोज़ के फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई इस रेशियो में जो है मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस रेशियो में मुझे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने क्या किया, पूरे एक्सपेरिमेंट पे जो बायोलॉजिकल अप्रोच है वो तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के टाइम पे था ही, लेकिन जब रिजल्ट्स कैलकुलेट करने का टाइम आया तब उन्होंने अपना मैथमेटिकल अप्रोच लगाया। इसके वजह से उनको जो है बहुत क्लियर रिजल्ट्स मिले एज टू कि रेशियो के फॉर्म में किस तरीके से इनहेरिटेंस प्रॉपरली हो पाता है, ठीक है। तो अब ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद में फिर बात आई कि भाई अब फाइनल रिजल्ट क्या निकला, इसका फाइनल आउटपुट क्या मिला। रेशियोज़ तो हमको मिल गए, रेशियोज़ हमको पता भी चल गए, लेकिन इन रेशियोज़ से फिर हमको फाइनल वर्डिक्ट या फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, हमको क्या पता चलता है, ठीक है। तो इसके लिए मेंडल जो है उन्होंने 4 पॉस्टुलेट्स दिए। 4 पॉस्टुलेट्स यानी कि 4 स्टेटमेंट्स हम लोग कह सकते हैं, या 4 रिजल्ट्स हम लोग कह सकते हैं कि 4 तरीके के रिजल्ट्स उनको मिले, या 4 ऑब्जर्वेशंस उनके कह सकते हैं। तो इस तरीके से उनको 4 पॉस्टुलेट्स या 4 ऑब्जर्वेशंस मिले, ठीक है। सबसे पहला जो उनको ऑब्जर्वेशन मिला वो ये था कि हर कैरेक्टर जो है उसको यूनिट फैक्टर नाम की कोई चीज़ है वो कंट्रोल करती है। अब ये जो यूनिट फैक्टर था ये बेसिकली जीन था। अब हमको जीन क्या होता है पता है, लेकिन उनको उस समय जीन के बारे में नॉलेज नहीं थी, क्योंकि वो एक्चुअली तो साइंटिस्ट थे नहीं, तो उनको जीन के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट फैक्टर होता है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है ये उन्होंने बोला कि हर कैरेक्टर के लिए जो यूनिट फैक्टर होता है, ठीक है, यूनिट फैक्टर के अंदर जो है एक पेयर होता है, मतलब यूनिट फैक्टर 2 चीज़ों को मिला करके बनता है, ठीक है, 2 चीज़ों को मिला करके बनता है। और ये उन्होंने बोला कि जो यूनिट फैक्टर के अंदर 2 फेजेस होते हैं या 2 साइड्स जो होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग तरीके के वैरायटी को एक्सप्रेस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या बोला कि भाई इस तरीके से कोई यूनिट फैक्टर होता है, ठीक है। अब यूनिट फैक्टर के 2 फेसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक फेज जो है अगर वो टॉलनेस को रेगुलेट कर रहा है तो दूसरा फेज जो है वो ड्वार्फनेस को रेगुलेट करेगा, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। तो अब ये जो दोनों फेसेस थे इसका नाम दें तो दे क्या, ठीक है, ये जो दोनों फेसेस थे इसका नाम दें क्या, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया अलील, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, एक यूनिट फैक्टर है, हर यूनिट फैक्टर के 2 अलील्स होते हैं और दोनों अलील्स का जो बिहेवियर या दोनों अलील्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि भाई दोनों पेरेंट्स में जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होने के बाद जब ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है, तो F1 जनरेशन का जो ऑफस्प्रिंग है उसमें जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो दब जाते हैं,
उनको हम लोग कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स। ठीक है, तो रिसेसिव कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या है, कम इफेक्टिव होते हैं, तो वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाते। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर्स जो हैं वो कहीं लॉस्ट नहीं होते, कहीं गायब नहीं हो जाते। ये जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं फिर F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि F1 जनरेशन में जितने भी कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं दीज आर द डोमिनेंट कैरेक्टर्स, और जो कैरेक्टर्स F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं इनको हम लोग रिसेसिव कैरेक्टर्स कहते हैं। और रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो F2 जनरेशन में डेफिनेटली एक्सप्रेस होंगे लेकिन लॉस्ट नहीं होते, यानी कि गायब नहीं हो जाते। रिसेसिव कैरेक्टर्स वहीं रहते हैं, बस एक्सप्रेस नहीं हो पाते, तो F1 में ना एक्सप्रेस होकर के वो F2 में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, अब थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया कि ये बोला उन्होंने कि ये जो यूनिट फैक्टर है, ठीक है, यूनिट फैक्टर के दो अलील्स हैं उन्होंने बोला। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि भाई अगर एक यूनिट फैक्टर है और उसके दो अलील्स हैं तो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो गैमीट फॉर्मेशन होने के टाइम पे ये जो दोनों अलील्स हैं ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और एक अलील जो है एक गैमीट के अंदर जाएगा और दूसरा अलील जो है वो दूसरे गैमीट के अंदर जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और अलग हो करके एक अलील जो है एक गैमीट के अंदर जाता है और दूसरा अलील जो है वो दूसरे गैमीट के अंदर जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। ठीक है, फिर यही जो पोस्टुलेट है ये आगे चल करके किस में कन्वर्ट हुआ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कन्वर्ट हुआ। इसके पहले जो मैंने आपको डोमिनेंट और रिसेसिव वाला बताया था वो वाला जो पोस्टुलेट था वो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कन्वर्ट हुआ। ये जो सेग्रीगेशन वाला आपको बता रही हूँ कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ हो जाता है, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होने की वजह से कोई भी यूनिट फैक्टर या अगर हम लोग आप जीन कहें तो कोई भी जो जीन है उसके दो अलील्स होते हैं, तो एक अलील जो है एक गैमीट में जाएगा और दूसरा अलील जो है वो दूसरे गैमीट में जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। तो मेंडल ने अपने पोस्टुलेट में इस जो पोस्टुलेट था उसके अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, फाइनली अब हम लोग के पास जो चौथा पोस्टुलेट है वो मेंडल ने दिया। चौथे पोस्टुलेट में मेंडल ने ये कहा कि अगर कोई प्योर ट्रेट है, ठीक है, प्योर ट्रेट के दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, एक डोमिनेंट हो सकता है और एक रिसेसिव हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि ये जो दोनों कैरेक्टर्स के यूनिट फैक्टर्स या दोनों कैरेक्टर्स के जो जीन्स होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली चलते हैं। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लेकर के चलूँ टॉलनेस या हम लोग फ्लावर के कलर का या किसी दूसरे कैरेक्टर का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। मान के चल सकते हैं एक प्लांट टॉल है और उसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, मान के चलते हैं, ठीक है, टॉल है और उसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं तो इस कैरेक्टर के होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस कैरेक्टर के होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर टॉलनेस का जो अलील है वो किसी गैमीट के अंदर जा रहा है और जो वाइट फ्लावर का कलर वाइट कलर्ड फ्लावर का जो जीन है वो किसी फ्लावर में जा रहा है, वो किसी गैमीट के अंदर जा रहा है, तो दोनों जो कैरेक्टर्स के अलील्स होंगे उनके रहने या ना रहने से दूसरे कैरेक्टर के अलील पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल मीनिंग है कि अगर टॉलनेस का अलील इनहेरिट हो रहा है तो उसके इनहेरिटेंस पे ये वाले अलील के रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और अगर वाइट फ्लावर्स का अलील इनहेरिट हो रहा है तो उसके ऊपर टॉलनेस के अलील से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी कैरेक्टर जो है वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, किसी के रहने या ना रहने से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फिर भी इनहेरिट होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आप लोगों को फिर भी सिंपल तरीके से समझाऊं तो ये मेरे पास दो मार्कर पेन है, ठीक है, ये मेरे पास दो मार्कर पेन हैं। ठीक है, अब
ये ब्लू कलर का है और ये वाइट कलर ब्लैक कलर का है, ठीक है। अब ये जो दो मार्कर पेन है, इनका दोनों का मोटिव क्या है? इनका मोटिव है लिखना। तो अगर मैं ब्लू से लिखूं तो भी लिखाएगा और अगर मैं ब्लैक से लिखूं तो भी लिखाएगा। अल्टीमेट मोटिव क्या है? अल्टीमेट मोटिव है लिखना, ठीक है। तो चाहे मैं ब्लू से लिखूं चाहे मैं वाइट से लिखूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर दोनों को मिला करके जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, दोनों को मिला करके अगर मैं लिखूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि ब्लैक अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहा है और ब्लू अपना काम जो है इंडिपेंडेंटली कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने ब्लू पेन से लिखा तो ब्लैक पे कोई फ़र्क पड़ गया, या ब्लैक से मैंने लिखा तो ब्लू पे कोई फ़र्क पड़ गया, क्योंकि फिर भी हर चीज़ आपको विजिबल है, बोर्ड पे आपको दिख रही है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ठीक है, जो ये फोर्थ पोस्टुलेट दिया था मेंडल ने, उसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलता है कि अगर कोई भी कैरेक्टर है और उसके दो अलील्स हैं, ठीक है, तो कोई दो कैरेक्टर्स के जो दो अलील्स हैं वो लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। कोई अलील ए जो है वो अलील बी पे फ़र्क नहीं डाल सकता, उसके इनहेरिटेंस पे फ़र्क नहीं डाल सकता, और अलील बी जो है वो अलील ए के इनहेरिटेंस पे और एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं डाल सकता, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हमको तीन जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो तीन इम्पॉर्टेंट लॉज हैं जेनेटिक्स के फील्ड में, ये तीन हमको इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के वजह से मिले, और इन्हीं तीनों लॉज के बेसिस पे आज भी जेनेटिक्स के फील्ड में काम चलता है, ठीक है। इसीलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा वाइटल और इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इसके नोट्स मैं आप लोगों को साथ साथ में भेज रही हूँ, कुछ टेबल्स एंड चार्ट्स हैं वो भी आपको मैं साथ में भेजूँगी, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। आई होप कि जो भी मैंने आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया है आप लोगों को समझ में आया, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।